हेलो फोक्स, होप यू आर डूइंग वेल। आपका स्वागत है हमारे चैनल बिग प्रॉफिट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है अल्टीमेट गाइड ऑफ म्यूचुअल फंड फ्रॉम लर्नर टू द एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम उस इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वर्क करती है, कैसे आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हो एट द एंड ऑफ 5, 10, 15 और 20 ईयर्स। कैसे आपकी 5,000 रुपये की छोटी सी SIP 2.5 करोड़ के बड़े कॉर्पस में बदल सकती है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। और कैसे आप अपने सपनों का महल, अपने सपनों की गाड़ी ले सकते हैं विद म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहली बात आएगी कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो मेरे दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो मिलती रहेंगी। डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल वीडियो है। वो हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे आज की वीडियो के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंडिंग पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि पैसा कैसे डबल होता है, ट्रिपल होता है, 4 टाइम्स होता है और 10 टाइम्स होता है ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। कैसे कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है, कैसे वॉरेन बफे ने अपनी वेल्थ क्रिएट की है और कैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में बेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, और साथ में हम जानेंगे कि वेरियस पैरामीटर टू फाइंड आउट बेस्ट म्यूचुअल फंड एवर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स। समझे ना दोस्तों कि आप एक इन्वेस्टर हो। ओके दोस्तों, आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसा है, आप म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाते हो और ये म्यूचुअल फंड हाउस ने अपॉइंट किया हुआ है फंड मैनेजर, और ये म्यूचुअल फंड हाउस आपके पास से आए हुए पैसे को फंड मैनेजर को देता है कि आप इन्वेस्ट करके दो, और ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, यहाँ से रिटर्न्स निकाल के देता है, रिटर्न्स कमा के देता है किसको? आपको ही वापस। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या? इस प्रोसेस में आपका जो 1 रुपया था वो आसानी से मल्टीप्लाई होता गया। किसने किया? फंड मैनेजर ने किया। स्किल किसकी यूज हुई? फंड मैनेजर की यूज हुई। ओके दोस्तों, तो इसके बदले में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में से कुछ छोटा सा एक्सपेंस रेशियो के नाम से एक अमाउंट इसको दे दिया, तो ये भी हैप्पी और आप भी हैप्पी, क्योंकि आपको स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको किसी तरह के रिस्क की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारी चीज़ इस म्यूचुअल फंड मैनेजर ने आपके एंड पे मेंटेन कर ली। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या एक आप सैलरीड पर्सन हो, या बिजनेस पर्सन हो जिसको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, या आप इतने स्मार्ट नहीं है कि आप एक पोर्टफोलियो बना सको और लगातार कंपाउंडिंग कर सको। पोर्टफोलियो बनाना आसान है, लेकिन लगातार रिटर्न जनरेट करना, मार्केट को बीट करना मुश्किल है। तो ऐसे में आपको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक्सपर्ट आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता, जाके अपना म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करना होता है। और ये चूज़ कैसे करना होता है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देख के आप म्यूचुअल फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड हाउस, म्यूचुअल फंड की स्कीम चूज़ कर पाओगे, अपने लिए बेहतर स्कीम जान पाओगे और उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे और आगे जाके मल्टीफोल्ड रिटर्न बना पाओगे। ध्यान रखना, 5,000 से भी 2.5 करोड़ का कॉर्पस बन सकता है। वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारे जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे जी ने 15 साल की उम्र में मात्र $6,000 से अपनी स्टार्टिंग की थी इन्वेस्टमेंट की, और आज की डेट में जब वो 90 ईयर्स के आसपास हैं, लगभग $85 बिलियन की नेटवर्थ इनकी है। और ये ज़्यादा ही है। मेरे पास थोड़ा सा पुराना डेटा अवेलेबल था तो मैंने इस हिसाब से बताया, लेकिन अगर मैं कहूँ $90 बिलियन तो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज आप देखो, $6,000 से इसने जो इन्वेस्टमेंट किया वॉरेन बफे जी ने,
वो उसकी वैल्यू $85 बिलियन हो गई है। अब ये कैसे हुई है? इनके पास तीन चार चीज़ें थी। एक्सपर्टीज थी, स्किल थी। इन्होंने लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया, लगातार ग्रो करते गए, इवोल्व होते चले गए, थीसिस लगाते चले गए, कंपनीज को अच्छे अच्छे कंपनीज को फाइंड आउट करते गए, करते रहे, और मल्टीप्लायर इफेक्ट आया। उसकी वजह से इनका कंपाउंडिंग होता रहा। वेट यानी अगर उन्होंने 10 कंपनी सेलेक्ट की तो 4 या 5 ऐसी चली या 6-7 ऐसी चली जिन्होंने इनको मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के दिए। तो इनके जैसे स्किल सेट आपके पास अगर नहीं है, अगर आप डर रहे हो इस चीज़ में, तो कोई इश्यू नहीं है। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि वॉरेन बफे जी का जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि 18-20% है, उतना ही इंडिया के म्यूचुअल फंड मैनेजर मार्केट से निकाल के दे रहे हैं। जस्ट आपको चाहिए कि आप उनके साथ स्टिक रहें, उनके साथ स्टे इन्वेस्टेड रहें। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं कि ये सब मैजिक जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ क्रिएट हो जा रही है, कैसे 5,000 की रकम 2.5 करोड़ में बदल जा रही है, कैसे बड़ी बड़ी अमाउंट बन जा रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका जवाब है कंपाउंडिंग से। दोस्तों, कंपाउंडिंग क्या है, इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन की कोट की थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पे इज इट। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है कि कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। ओके दोस्तों, दुनिया का 8वां अजूबा है, और जो कंपाउंडिंग को समझता है वो इससे अर्न करता है, जो नहीं समझता वो इसको पे करता है। पे करने का मतलब पहले 100 पे करेगा, फिर 110, फिर 121, है ना, एंड सो ऑन। यानी ज़्यादा पे करने लग जाता है। यानी जैसे आपने लोन ले लिया हैविली अमाउंट पे, क्रेडिट कार्ड से लिमिट आपने ले ली और आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो कंपाउंडिंगली आपको पे करना पड़ जाएगा। वहाँ पे आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट होगी बहुत हैविली। अगर आपने स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अच्छे से पैसा लगाया तो यहाँ पे कंपाउंडिंग होगी, ऊपर की तरफ होगी, एप्रिसिएशन होगा, और आपकी वेल्थ बनती जाएगी हैविली। तो फर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे अर्न करना चाहते हो या पे करना चाहते हो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने बात करी है रूल ऑफ 72 की, जिसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह से समझेंगे कि व्हाट इज रूल ऑफ 72। दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में रूल ऑफ 72 का मतलब है, अगर आप 72 को किसी इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कितने टाइम पीरियड में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी अगर आप 72 यानी 72 को अगर आप 24 के इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3। ओके दोस्तों, तो यानी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 72 को 24 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। यानी आप अगर 24% के रेट पे कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो, 24% के रिटर्न से रिटर्न मानते हुए, यानी आप ये मान अपना रिटर्न अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हो कि 24% का रिटर्न मिले, तो आपका 3 साल में मोटा मोटी पैसा डबल हो जाएगा। ये रूल्स ऑफ 72 कहता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा दोस्तों यहीं आपने अगर 72 को डिवाइड कर रहे हैं 20 से, यानी अगर हमने 20% के हिसाब से, यानी 20% की रिटर्न लेते हुए आपने पैसा 1 लाख रुपए लगाए होते, तो कितने टाइम में डबल हो जाते, ये हम चेक कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, 20 से 72 काटेंगे तो ये आएगा 3.6। तो यानी लगभग लगभग मोटा मोटी 3.6 का मतलब होगा 3.5 ईयर्स के आसपास आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी 3.5 साल में आपका पैसा डबल होगा। जबकि अगर इससे पहले एग्जांपल में हमने 24% की बात की थी, तो 24% में आपका पैसा 3 साल में ही डबल हो रहा था। यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, यानी मान लो यहाँ पे 30 होता, तो 30 में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आता, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 30 आता और आपका पैसा कितने टाइम में डबल होता। तो अगर आप चेक करोगे तो 2 और 0.4, तो 2.4 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें क्या होगा, इतने आएगा ना, 30 दूनी 60, 12,
हाँ ठीक है, इतना ही आएगा 2.54, यानी 2.5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा अगर 30% की रेट हो। यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर आपका जितना स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही आपका कंपाउंडिंग डबल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे अगर आपकी कंपाउंडिंग जो हो रखी है, ठीक है, अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न 2% आ रही है, तो आपको 36 ईयर लगेंगे डबल होने में। ठीक है, 4% आ रही है तो 18 ईयर लगेंगे, 18 4 जा 72। ठीक है, अगर आपका 6% रिटर्न आ रही है तो 12 ईयर्स लगेंगे पैसा डबल होने में। अगर आपकी 8% की रिटर्न है तो 9 ईयर लगेंगे। 12% की रिटर्न है तो 6 ईयर लगेंगे कंपाउंड होने में। आप समझ गए? ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि 12% रिटर्न आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो 6 साल लग जाएंगे आपके 1 लाख को 2 लाख होने में, 2 को 4 होने में, 4 को 8 होने में। तो 6 ईयर्स का टाइम लगेगा, हर बार 6 ईयर लगेंगे। और अगर आपके पास 8% या 6% आ रही है तो 9 ईयर, 9 ईयर और 12 ईयर लगेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सिंपल रूल है, रूल ऑफ 72, कि अगर आपको निकालना है कितने साल में हमारा पैसा डबल होगा, तो आपको निकाल सकते हैं आप 72 से डिवाइड करके। अब आती है बात हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स इन लॉन्ग टर्म। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे मैंने चार्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट दी हुई है, यहाँ पे ईयर से रखा है। आप वीडियो को रोक के इसको पढ़ के समझ सकते हो कि कितने टाइम में आपका पैसा मल्टीफोल्ड हो रहा है। जैसे यहाँ 1 लिख रहा है तो यहाँ पे 1 टाइम ही हुआ है, 2 लिख रहा है तो डबल हो गया, 3 लिख रहा है तो 3 टाइम हो गया, 4 लिख रहा है तो 4 टाइम हो गया। ये अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे पैसे निकाल सकते हो। मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है। अगर आप एक रिटर्न एज्यूम करें जो कि है 26%, ठीक है, 26% की रिटर्न अगर आप एज्यूम कर रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं रूल ऑफ 72 के हिसाब से। 25 या 75, यानी अ, यानी 72 को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो 3 साल आते हैं, 3 ईयर्स आते हैं। रूल ऑफ 72 जो है उसके हिसाब से 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो अगर आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा तो 6 साल में कितना होगा? 4 टाइम होगा। ठीक है, 9 साल में कितना होगा? 8 टाइम्स होगा। मोटा मोटी अगर आप देखो तो आपका पैसा 10 साल में 10 गुना होता है। ठीक है, और 20 साल में, 10 साल में आपका पैसा 10 साल में आपका पैसा 10 गुना होता है इतनी रिटर्न पे। तो 20 साल में 10 का 100 गुना हो जाएगा, फिर 1000 गुना हो जाएगा, और फिर 40 साल में 10,000 गुना हो जाएगा। सिंपल मैथ है कि भाई 25% या 26% से हम निकालना है, तो 72 से डिवाइड करेंगे 24 को या 25 को या 26 को, लगभग 3 साल आएंगे। यानी 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। तो हर 3 साल में आपकी कंपाउंडिंग इस तरह से हो रही है कि आपका पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, तो 3 साल में डबल हो रहा है, इसी तरह से 9 में डबल होगा, 6 में डबल होगा उसका, फिर 9 में डबल होगा। तो इस तरह से अगर आप देखो ना, तो ये पैसा बनता है 10 साल में 10 गुना। 10 साल में 10 गुना होगा तो 20 साल में होगा 100 गुना, 30 साल में होगा 1000 टाइम, 40 ईयर्स में होगा 10,000 टाइम। ये है कंपाउंडिंग। आपको कुछ नहीं करना, आपने जो पैसा लगा रखा है ये पैसा उतना ही रहेगा। सोचो, अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो 10 साल में 10 गुना, यानी कितना होगा? 1 करोड़। 10 साल में 10 गुना, 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो कितने हो जाएंगे? 1 करोड़। 20 साल में वो 1 करोड़ कितने हो जाएंगे? 10 करोड़। 30 साल में वो 1 करोड़ कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। 40 साल में कितने हो जाएंगे? वही पैसा 1000 करोड़। वो 10 लाख लगे हुए 40 साल में आपके कितने हो जाएंगे? 1000 करोड़ हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो ये है कंपाउंडिंग। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, कोई स्किल सेट नहीं लगानी पड़ रही, बस आपने एक राइट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा पार्क कर दिया है। वो म्यूचुअल फंड का मैनेजर उसको मेंटेन कर रहा है। आपको बस ये ध्यान देना है कि म्यूचुअल फंड का मैनेजर
या वो फंड हाउस कैसे काम कर रहे हैं, पोर्टफोलियो कौन सा लेके बैठे हैं, किस तरह के रेशियोज या पैरामीटर लगा के हमें म्यूचुअल फंड ढूंढना है, इस तरह का ये देखना है आपको। समय समय पे थोड़ा बहुत रिव्यू करना है। स्किल सेट उसका यूज हो रहा है, आपको बस क्या करना है, 1-2% का आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना है, यानी खर्चा पे करना है। आगे बताऊंगा क्या होता है एक्सपेंस रेशियो। बाकी देखो आपकी रिटर्न बन नहीं रही है, आपको कुछ नहीं करना, आप पैसा कमाओगे ही, गवाओगे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपाउंडिंग के बारे में हम इस तरह से सोचें। आप देखो 25-26% जो रिटर्न आ रही है ना, आप सोचते हो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल ग्रोथ होती है इसमें लॉन्ग टर्म में। मैंने आपको वॉरेन बफे का एग्जांपल दिया, उन्होंने $6000 से $85 बिलियन की वेल्थ क्रिएट कर दी, $6000 से $85 बिलियन की कर दी। इट्स अ मैसिव। तो यहाँ भी मैसिव आपका रिटर्न बनता है। जस्ट आपने एक अच्छा रिटर्न नंबर ले लिया है, मैं ये नहीं कह रहा ये मैथमेटिकली फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ साल आपकी रिटर्न 20% होगी, कुछ 18% होगी, कुछ साल 23, 24, 25। एक आइडिया है। लेकिन अगर आप 1000 करोड़ का टारगेट ले रहे हो 40 ईयर्स में, तो 1000 में से अगर 800 करोड़ भी बने, तो मैं समझता हूँ बहुत ही मैसिव है वो भी। ठीक है। तो 10 लाख पे अगर आपका आपका 80-800 करोड़ भी बनना है, तो भाई क्या बुराई है तो, है ना। और आप अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, अभी मान लो आपने 10 लाख की, या आप 40 साल की प्रोजेक्शन करो, अब ये इन 40 सालों में आप 10 लाख से भी तो बढ़ाओगे ना इन्वेस्टेड अमाउंट अपनी, तो उतना ही ग्रो होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि हम ये 26% की जो कैगर है, क्या ये अचीवेबल है? तो बिल्कुल अचीवेबल है। तो अचीवेबल कहाँ पे है, कैसे कर सकते हैं हम इसको अचीव? तो देखो, रियल एस्टेट में आप कर सकते हो, गोल्ड में आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, बॉन्ड में कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है ना। और फिर आपके बात आती है कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं तो कर सकते हैं नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं नहीं कर सकते, फ्यूचर ऑप्शन में कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट की देखो मेरे दोस्त, रियल एस्टेट में जो रिटर्न आता है वो लगभग 12 से 13% के आसपास का मान के चल सकते हो। यानी आपका जो पैसा डबल होता है रियल एस्टेट के अंदर, वो 6 साल में या 7 साल में डबल होता है, ठीक है। कुछ केसेस में 4 से 5 साल में भी डबल हो सकता है, लेकिन वो केसेस अल्टीमेट होंगे। आपको अच्छा बार्गेन मिल गया होगा, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कमीशन पे ज़्यादा देना नहीं पड़ा होगा, अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी मिल गई होगी, बिना लपड़े की प्रॉपर्टी मिल गई होगी, और आपका क्वालिटी वाली प्रॉपर्टी आपको मिली होगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होगा आसपास। तो आपको इतना मान के चलो 4-5 साल में डबल होगा, वरना टाइम लगता है, 6 से 7 साल लग जाता है, तब वो डबल होता है रियल एस्टेट का। और बायर मिलना भी आपको मुश्किल पड़ता है फिर, ठीक है। आप डीलर्स के चक्कर लगाते हो। तो अपनी एक कॉन्स हैं, प्रोज हैं, रियल एस्टेट के भी हैवी अमाउंट लग जाता है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस, जो मंथली अमाउंट है उससे, रियल एस्टेट से, या एनुअली जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती। 1-2% का यील्ड होता है, या 3-4% का। यानी सपोज आपने 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो 1-2% या तीन, चलो मैक्स केस में 5% एनुअली आप कमा पाओगे उससे। एनुअली उस रिटर्न पे, उस पे 5% के रिटर्न एनुअली जनरेट कर पाओगे। वहीं अगर ये पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगा होता, तो आप आराम से 18-20% का एनुअली यील्ड कर पाते, जो उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी होती, और आप उस पे डिविडेंड इनकम भी जनरेट कर पाते, इतना तो, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। फिर आती है बात गोल्ड की। तो क्या गोल्ड में अचीव कर सकते हो 26%? तो आंसर इज नो, क्योंकि गोल्ड का जो रिटर्न है ना, वो ओवर द टाइम पीरियड 12% से 14% तक का रहा है। वो भी अब गोल्ड के रेट बढ़े हैं, कस्टम ड्यूटी डाउन हुआ है, तो निकल के आ रहा है रिटर्न, ठीक है। तो लॉन्ग रन में, वो भी SGB में, अगर आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड में लगा रहे हो ना, तो एनुअली 2.5% का तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ही दे रही है आपको इसमें। तो 2.5% तो आपको इसी से मिल जाता है। बाकी का 10 से 12% का रिटर्न गोल्ड के प्राइसेस में देखा गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
तो देखा जाए तो ये भी आपको 26% का कैगर नहीं दे सकता। ठीक है, 26% का कैगर नहीं ला के दे सकता। इसके बाद आते हैं बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स में बन सकता है क्या 26%? तो आंसर इज नो। बॉन्ड में 9%, 8%, 6% इस तरह के बॉन्ड होते हैं और इनका टाइम पीरियड भी उस अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड का इशू नहीं है इनका। एनुअली 9%, 8%, 6% की यील्ड होती है। यील्ड समझते हो? यानी इतना परसेंट मिलता है इन पे रिटर्न। तो ये बहुत ही कम रिटर्न है। ये एक्चुअली इन पे इंटरेस्ट मिलता है। इसमें प्रॉफिट होना नहीं होना इस पर डिपेंड नहीं करता जैसे शेयर्स में करता है। तो अभी तक तीनों में, तीनों कैटेगरी में 26% आपका नहीं बनेगा। ओके, 26% हम क्यों देख रहे हैं कि हम नॉर्मली 20% के ऊपर का नंबर इसलिए देख रहे हैं कि हमारी वेल्थ जल्दी कंपाउंड हो। यानी 21%, 22, 23, इसमें 3 साल के अंदर अंदर हमारी वेल्थ कंपाउंड हो जाए, ऐसा नंबर देख रहे हैं। तो और क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारा पैसा डबल हो जाएगा 3 साल में, 2 साल में? तो देखो, हो तो सकता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिस्टिक चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। यानी ये हेड एंड, जैसे टॉस होता है ना, टॉस की तरह ये डिपेंडेंट है। यानी तुक्का है, किस्मत है, लक है, थोड़ी बहुत एनालिसिस कह सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे लोग स्पेकुलेशन एक्टिविटी होती है, यहाँ पे लोग बेट ही कर रहे होते हैं ऊपर नीचे जाने पे। तो यहाँ पे आपका पैसा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट के कम है। सेबी का डाटा कहता है कि 90% ट्रेडर लूज करते हैं इसमें पैसा, और आप 10% में हो तो भाई क्या ही कह सकते हैं। बाकी इसमें लूज होता है, तो ये क्वाइट रिस्की है, रिटर्न उतना नहीं है। 26% कैगर, वो भी लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर एंड ऑप्शन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसको अवॉइड ही करना बेस्ट है। फिर आती है बात डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करे तो क्या 26% कैगर बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको रीडिंग, रिसर्च वर्क, आपका टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। आपकी अपडेट पे नज़र होनी ज़रूरी है, आपकी ट्रेंड्स को समझने की ताकत होनी चाहिए, चार्ट्स रीड करने की ताकत होनी चाहिए, वैल्यूएशन का गेम समझ में आना चाहिए, बिजनेस मॉडल समझ में आना चाहिए, है ना। कैपिटल एलोकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग इज़ अ चैलेंजिंग गेम। ठीक है, यहाँ पे आपका पैसा बचना बहुत ज़रूरी है। पहले तो वॉरेन बफे के 2 रूल हैं। पहला रूल क्या है? नेवर लूज द मनी। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। यानी अल्टीमेटली आपको पैसा अपना सेव करना है, रिटर्न तो बात की बात है। तो पैसा लूज कहाँ होता है? जब आपकी स्टडी या थीसिस में दम नहीं होता, आप सिर्फ स्टॉक टिप ले लेते हो किसी से, फ्रेंड से, टीवी पे देख के, न्यूज़पेपर में देख के, फिर इन्फ्लुएंसर के कब्जे में आके आप स्टॉक ले लेते हो, तो वो दिक्कत कर जाता है। और आपको उसका पता नहीं होता, कन्विक्शन उसके बारे में बनी नहीं होती। 10-20% गिरते ही स्टॉक आप निकल जाते हो, तो फिर वहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, कुछ कुछ लोग लॉसेस वाले लेके बैठे रहते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। तो फिर बात आती है हम क्या करें कि हमें, तो भाई तुम ये कर सकते हो, अच्छे से रिसर्च वर्क कर सकते हो, इंडस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है, कंपनी पढ़ सकते हो, डीप डाइव एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे वीडियो पे भी, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम डीप डाइव्स करते हैं। अभी हमने जीनस पावर का किया है और तिलक नगर इंडस्ट्री का क्या है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट मैंने वहाँ पे दी है। अलग अलग तरीके से कंपनी को एनालाइज किया है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया है, कैपेक्स स्टोरी बताई है इसके बारे में, वैल्यूएशंस के बारे में चर्चा की है, और कैसे रिटर्न बन सकता है वो बताया है। एंटीथीसिस, थीसिस, पॉइंटर डिस्कस किए हैं, कौन कॉल, एनुअल रिपोर्ट, सब पे चर्चा की है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियो को, दोनों वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक उनका, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग से बचना चाह रहे हैं और आप हैसल फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने आप ही कंपाउंडिंग हो जाए,
मेरी जगह कोई और व्यक्ति काम कर ले जो कि स्किलफुल है और मार्केट में लगा रहता है, तो उस केस में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। क्या यहाँ पे 26% अचीव हो सकती है? भाई साहब अचीव हुई है कई जगहों पे। लॉन्ग रन में कितना पॉसिबल है? लॉन्ग रन में 18 से 26% पॉसिबल है। लेकिन तब भी मैं एक एवरेज रिटर्न की बात करूं तो लॉन्ग रन में आराम से म्यूचुअल फंड के अंदर 15 से 14-15 से, चलो 14-15 से आराम से 18-20% तब भी बन जाएगा कंजर्वेटिव केस में, एवरेज केस में, बेस्ट केस सिनारियो में। यानी 14 से 18% का रिटर्न आप मान के चलो। अगर आपके पास अच्छा म्यूचुअल फंड है ना, तो उसने दी है इतनी रिटर्न 18 से 20% या 14 से 18%, बुरे समय में 14%, अच्छे समय में 18% दी है, आराम से, बड़े आराम से दी है। एवरेज आउट होके आपका पैसा बन जाता है। तो आप कहोगे 26% कैसे बनेगा? उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। आप इस रीडिंग स्ट्रॉन्ग करो, बढ़िया करो, अच्छे से लक साथ देता है, बढ़िया तरीके से बनता है। तो आप निराश ना हो। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी रिटर्न दी है, 25% भी रिटर्न दी है। जब हम बात करेंगे ना अभी आपसे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के बारे में, तो हम बताएंगे कि स्कीम है ऐसी। और मेरी नज़र में 2-3 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने 26% का सिंस इंसेप्शन दिया हुआ है रिटर्न। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, अभी मार्केट डाउन है तो रिटर्न्स अगर आप देखने चलोगे तो कम दिखाई देंगी। जब मार्केट थोड़ा सा बुल फेज में फिर से चलेगा, फिर से निफ्टी उसी जगह आएगा अपना, तो आपको वहां भी रिटर्न इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड की। इन म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? देखो, म्यूचुअल फंड्स में 3-4 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लार्ज कैप फंड होते हैं, ठीक है, मिड कैप फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं, ठीक है, और आपके ईएलएसएस स्कीम्स होती हैं, थीमेटिक फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, सेक्टोरल फंड होते हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा लार्ज कैप्स। तो लार्ज कैप होती क्या है? टॉप की 100 कंपनी, ठीक है, कंट्री की टॉप की 100 कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टिंग किस तरह से होती है? इसमें फंड मैनेजर को 100 कंपनियों में से अपना फिल्टर वगैरह करके रिटर्न लाना होता है, पोर्टफोलियो बनाना होता है, ठीक है। अब इसमें फंड मैनेजर की कोई ज़्यादा खास मेहनत नहीं लगती, क्योंकि उसके पास यूनिवर्स लिमिटेड होता है। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि वो ज़्यादा स्किल यूज़ नहीं कर पाता अपनी, क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि इन्हीं में से लेना है। प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो तो यहाँ सेफ्टी की तरफ तो है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है, क्वाइट रिस्की नहीं है, कम रिस्की है, तो रिटर्न भी कम है यहाँ पे, ऑलरेडी बड़ी कंपनी हो गई है, ठीक है। दूसरा, यहाँ एक्सपेंस रेशियो देने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये तो इंडेक्स को ही कॉपी कर रही है। जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें 50 स्टॉक बड़े बड़े लिस्ट हैं, सेंसेक्स 30 में 30 स्टॉक बड़े बड़े लिस्ट हैं। तो ये 50 कंपनी का या 30 कंपनी का यूनिवर्स ही इन्हीं में रिफ्लेक्ट हो कई बार, ठीक है। तो एक तरह से ये लार्ज कैप फंड इंडेक्स हगर का काम करते हैं, ये इंडेक्स को ही कॉपी कर रहे होते हैं एक तरह से, और फंड मैनेजर इन पे फीस भी ले रहा होता है, तो इनका कोई सेंस नहीं बनता इन्वेस्ट करने का। हालांकि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करें, अपने एडवाइजर से बात करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ थॉट्स रखे हैं, किसी को कोई किसी भी चीज़ में बाउंड नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट जो आता है हमारा लार्ज एंड मिड कैप आता है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में लार्ज कंपनी जो कि 100 है, और अगली 100 कंपनी या 150 कंपनी जो कि हमारी मिड कैप्स हैं, उनका यूनिवर्स आता है। यानी इसके अंदर लगभग 200 कंपनीज आती हैं जो कि लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, टॉप की 200 कंपनीज के आसपास आती हैं। और इसमें क्या होता है कि यूनिवर्स बढ़ गया तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, थोड़ा सा जो है प्ले कर पाता है फंड मैनेजर। लेकिन अगेन यहाँ पे रिटर्न थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक्सपेंस रेशियो का तब भी सेंस नहीं बनता, ओके, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं स्किल दिखाने के लिए। फिर आता है आपका मिड कैप कैटेगरी।
मिड कैप कैटेगरी को अगर आप देखो तो इसमें टॉप की 101 से 250 कंपनियां आती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। ठीक है, मिड कैप कंपनी को समझा जाता है कि ये कंपनी फ्यूचर में जाके लार्ज हो सकती है, इनका पोटेंशियल इतना होता है। अभी मिड साइज की हैं और आगे जाके निफ्टी 50 सेंसेक्स 30 इनमें आ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को मल्टीफोल्ड रिटर्न लाने का रहता है। फिर आपका आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या होता है? जो 250 के बाद जो कंपनियां हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उनमें निवेश करना। और वो मल्टीफोल्ड होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ज़्यादा छोटी कंपनियों के डाटा आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते, स्कैम होने के चांसेस होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी से रिसर्च करनी पड़ती है क्योंकि कंपनी अभी अर्ली स्टेज में है। तो वहाँ पे बिजनेस के फाइनेंशियल तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं, मार्केट पे कंपटीशन का, फाइनेंसिस का, मैनेजमेंट का, सबका इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट का इम्पैक्ट पड़ता है, कंपनी पे अलग अलग तरीक़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस वजह से कंपनी कई बार सर्वाइव भी नहीं कर पाती है, तो एक क्वाइट रिस्की हो जाती हैं। रिवॉर्ड्स भी अच्छे हैं लेकिन रिस्की बहुत हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है ईएलएसएस स्कीम। ईएलएसएस हमारी जो स्कीम होती है वो टैक्स पर्पस के लिए बनाई जाती है कि टैक्स सेवर होती है। एटीसी में इनकी डिडक्शन होती है। इट अगर आप इसमें जितना पैसा डालते हो तो लगभग 1,50,000 तक का आपको एटीसी में बेनिफिट मिलता है। और ये स्कीम में इन्वेस्टमेंट सैलरीड पर्सन करता है नॉर्मली, और 3 साल का लॉक इन पीरियड इसमें होता है। तो सजेशन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ कैटेगरी पढ़ा रहा हूँ। अगली वीडियो में हम सजेशन के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी कंपनी है जिनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और बढ़िया प्रोडक्ट लग रहे हैं और उनमें आप निवेश कर सकते हो। अगेन वो भी रिकमेंडेशन नहीं होगा, मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूंगा अपनी रिसर्च के हिसाब से, और उसमें से आप चूज कर पाओगे कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है। इस वीडियो का पर्पस तो ये है कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सारे पैरामीटर्स बताए जाएं कि अगर कभी आप फ्यूचर में खुद से एनालिसिस करके भी देखोगे तो आप एनालिसिस कर पाओगे, अपने फ्रेंड फैमिली की रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज करके आप बेहतर फंड चूज कर पाओगे। ठीक है, फिर है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर थीम्स के ऊपर बने होते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया थीम हो गई, जैसे ग्रीन एनर्जी हो गई, जैसे आपका टेक्नोलॉजी हो गया। तो इसमें इसी टाइप की कंपनीज होंगी, जैसे ग्रीन एनर्जी में ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स होंगे, डिजिटल इंडिया में डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग थीम के अकॉर्डिंग स्टॉक्स होंगे, आईटी में आईटी सेक्टर होगा पूरा, फाइनेंस में फाइनेंस वाले सेक्टर के होंगे, फार्मा में फार्मा के ही होंगे, कंज्यूमर थीम के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कंपनीज होंगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस सेक्टर पे बुलिश हो जाता है, इस सेक्टर पे हैवी वेट हो जाता है। पर इसमें रिस्क भी होता है कि अगर वो सेक्टर नहीं चलता तो इसमें मजे नहीं आते, और सेक्टर चलता है तो मजे आ जाते हैं, बस इतना है। फिर आते हैं आपके इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड होते हैं जो निफ्टी 50 को और सेंसेक्स 30 को ट्रैक करते हैं, यानी आपके निफ्टी इंडेक्स को आपके ट्रैक कर रहे हैं, या किसी और इंडेक्स को अभी आप कर रहे हो, मोमेंटम इंडेक्स को कर रहे हो आप, या आपको मिड कैप को कर रहे हो, स्मॉल कैप को कर रहे हो। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग होती है कि जो इंडेक्स में शेयर्स हैं उन्हीं को कॉपी करके लगा दो। तो यहाँ पे फंड मैनेजर कुछ करता नहीं है, इंडेक्स जो चल रहा है उसी को ट्रैक करता है। ठीक है, जब हम लार्ज कैप फंड की बात कर रहे हो तो लार्ज कैप फंड जो होता है ना, उसकी जगह इंडेक्स फंड लेने में फायदा होता है क्योंकि वो इंडेक्स को ही एक तरह से कॉपी कर रहा होता है वो फंड, और अलग से एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। इसी वजह से इंडेक्स फंड में, क्योंकि फंड मैनेजर की कोई खास स्किल का यूज नहीं होता, इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है और फंड कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि ये जस्ट पैसिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये सिर्फ इंडेक्स को कॉपी कर रहा होता है। एक्टिव कौन से होते हैं? जो कि फंड मैनेजर की स्किल जहाँ यूज हो रही है। इंडेक्स फंड क्या है? पैसिव स्कीम्स। फिर आप कहते हैं सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड मतलब जो सेक्टर को ट्रैक करते हैं। फिर एक आते हैं आपके फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप होते हैं जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, और फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो चाहे 10% डाले लार्ज कैप में, वो चाहे 5% डाले स्मॉल कैप में, उसकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। उसको कुल मिला के रिटर्न लानी है और तीनों यूनिवर्स उसके लिए ओपन है।
लार्ज भी, स्मॉल भी, मिड कैप भी। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आते हैं अच्छे और यहाँ पे रिटर्न भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे आपको देखना ये है कि कम एक्सपेंस रेशियो में भी बेहतर रिटर्न आ रही हो और वोलेटिलिटी को बीट कर रहा हो वो फंड। तो इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन फंड है जिसने 24%, 25% की रिटर्न निकाल के दी है, उसके बारे में बात करूंगा। फिर आगे आती है कि एक्सपेंस रेशियो मैटर क्यों करता है। ठीक है। अच्छा, एक और कैटेगरी है। एक और कैटेगरी क्या है? मल्टी कैप फंड्स है। मल्टी कैप फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड के जैसे ही होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लार्ज, मिड और स्मॉल में। ठीक है। मल्टी कैप फंड क्या होते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप फंड की तरह होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कितना भी आप निवेश कर लो किसी भी कैटेगरी में। मल्टी कैप में होता है मिनिमम आप 25% डाल सकते हो किसी एक कैटेगरी में। ठीक है। मिनिमम 25% डालना ही होगा। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी कैटेगरी को अवॉइड कर दोगे कि मार्केट एक्सपेंसिव है। ठीक है, दिखाई दे रहा है स्मॉल कैप एक्सपेंसिव चल रहा है, लेकिन आप स्मॉल कैप में नहीं डाल रहे, है ना। ऐसा नहीं कर सकते। मल्टी कैप में आपको डालना पड़ेगा। तो मल्टी कैप फंड में दिक्कत हो जाती है, रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। फ्लेक्सी कैप में दिक्कत नहीं होती है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वाई एक्सपेंस रेशियो मैटर। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजर मेहनत कर रहा है, फंड हाउस चल रहा है पूरा, तो इनके एक्सपेंसेस होते हैं समय समय पे। ठीक है। उन सारे एक्सपेंसेस को ये परसेंटेज टर्म्स में आपसे ले लेते हैं। जैसे 1% का एक्सपेंस रेशियो है तो आपकी जो एक्सपेंस रेशियो 1% हो गया, यानी जो आपका एनुअली जो अमाउंट जमा हो रहा है ना SIP का, उस अमाउंट का 1% फंड मैनेजर को एक्सपेंस रेशियो के रूप में मिल जाएगा। इसमें इसकी स्किल का रेमुनरेशन हो गया, मतलब इस तरह से सैलरी वगैरह खर्चे फंड हाउस के सब निकलते हैं इस एक्सपेंस रेशियो से। तो हम ये मानते हैं कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है वो सस्ता है फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है वो महंगा है फंड। बस इतना होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है आपके रिटर्न्स पे, उसको समझते हैं। देखो, मान लो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दो म्यूचुअल फंड्स के ले रहे हैं। अगर आप 10,000 की SIP करते हो और वो भी 25 साल के लिए, तो एक म्यूचुअल फंड जिसमें 2% का एक्सपेंस रेशियो है, तो इसमें जो आपकी रिटर्न हो जाएगी ना, ये हो जाएगी 10,000 SIP के हिसाब से। 10,000 SIP के हिसाब से जो आपकी 25 साल की जो वो आएगी, उसकी रिटर्न हो जाएगी आपकी 1.87 करोड़। ठीक है, 1.87 करोड़। और जो दूसरा फंड है आपका, उसमें हो जाएगी 2.24 करोड़। कैसे होगी? कैसे होगी कि आपके पास दो म्यूचुअल फंड है, एक में एक्सपेंस रेशियो है 1%, एक में 2%। एक्सपेंस रेशियो 1% में आप कम खर्चा दे रहे हो, 2% में आप ज्यादा दे रहे हो। ये आपको लग रहा है 1% का अंतर है ये, लेकिन ये 1% 25 साल तक आपका एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। लगभग आपके रिटर्न में फर्क आ जाता है। कितना? देख लो, एक में 1.87% आ रही है आपकी रिटर्न, और एक में आ रही है 2.24%। तो ये जो डिफरेंस है ये एक्सपेंस रेशियो का है। ठीक है। इतने, यानी 50 लाख के आसपास या 30, जो 40-50 लाख के आसपास आपके पैसे कम बने, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो में फर्क है। अब आती है बात इंडेक्स हगर्स की। इंडेक्स हगर्स का मतलब होता है जब एक्चुअली मैनेज पोर्टफोलियो या एक्चुअली मैनेज फंड मैनेजर का जो म्यूचुअल फंड है वो जो परफॉर्म कर रहा है, तो वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको स्टॉक्स चाहिए। तो जो उसने स्टॉक्स चूज किए हैं वो बिल्कुल इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, यानी उसके स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है कि इंडेक्स ही ले लिए, तो उसको इंडेक्स हगर्स कहेंगे। यानी आपके इंडेक्स को लगभग 70, 80, 90% आपने कॉपी मार दिया है पोर्टफोलियो में, तो वो एक तरह से इंडेक्स हगर हो गया, यानी आपने इंडेक्स को ही खा लिया। और आप रिटर्न पे एक्सपेंस रेशियो जो चार्ज कर रहे हो, एक्टिवली फीस मैनेज करने की चार्ज कर रहे हो, यानी एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है कंपेयर टू इंडेक्स फंड। ठीक है। तो जब आप इंडेक्स को कॉपी कर रहे हो और आप कह रहे हो ये लार्ज कैप फंड है और आप पैसे ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो से भी ज़्यादा, तो आपके लिए रिटर्न कहाँ से आएगी फिर इन्वेस्टर्स के लिए? तो इसको इंडेक्स हगिंग कहेंगे। ओके। ये लार्ज कैप फंड में होगा सिर्फ। आगे आ जाते हैं इंडियन एक्टिव फंड्स वर्सेस इंडेक्स।
यहाँ एक डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे बताया गया कि इंडिया के एक्टिव फंड्स ने इंडेक्स के कंपैरिजन में जो रेस्पेक्टिव इंडेक्स है कैसा परफॉर्म किया, देख लेते हैं। जैसे हम बात करें S&P BSE 100 और लार्ज कैप की, देखो टॉप 100 कंपनी का इंडेक्स है, उसने 1 ईयर में 55% रिटर्न दिया और इंडिया इक्विटी लार्ज कैप ने 50% का दिया। 55 का 50 अंतर देख लो। इंडेक्स ने 14% का दिया 3 ईयर में, दिखा देता हूँ सही से। यहाँ देखो, ठीक है, 3 ईयर में 14% का इंडेक्स ने दिया, 12% का लार्ज कैप ने दिया। इसके बाद 5 ईयर में इंडेक्स ने 15% का दिया और लार्ज कैप ने 13% का दिया। 10 ईयर में इंडेक्स ने 12% का दिया, 12.47%, और एक्टिवली मैनेज फंड ने 12% का दिया। तो अगर आप देखो तो इस कैटेगरी में एक्टिव म्यूचुअल फंड ने कुछ नहीं किया कंपेयर टू इंडेक्स। अगर आप अगली कैटेगरी देखो तो यहाँ भी इंडेक्स फंड ने बीट किया है, और अगर आप अगली कैटेगरी देखो तो यहाँ भी इंडेक्स फंड ने लगभग लगभग बीट किया है एक जगह को छोड़ के। ठीक है, तो अगर आप देखो तो कहीं कहीं पे इंडेक्स फंड ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब ज़्यादातर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो अब आप कहोगे इंडेक्स फंड ले लें क्या? इंडेक्स फंड आप ले सकते हो जब आप लार्ज कैप फंड की बात कर रहे होंगे, लार्ज एंड मिड कैप की बात कर रहे होंगे। लेकिन जब आप बात कर रहे होंगे फ्लेक्सी कैप की तो आपको एक्टिवली मैनेज लेना है, उसने आउट परफॉर्म किया है हर एक बेंचमार्क से। ठीक है, फिर आती है बात परसेंटेज ऑफ फंड्स आउट परफॉर्म बाय इंडेक्स। ठीक है, तो ये अभी कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली थी, हालांकि ये वही है। फिर आगे आते हैं, चलिए अब आगे आ जाते हैं चेक फंड्स बाय यूजिंग शार्प रेशियो। दोस्तों अब यहाँ से ये बात आ जाती है कि हमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड लेने हैं और क्या क्या पैरामीटर देखने हैं। तो यहाँ पैरामीटर्स आ गए हैं, तो वन ऑफ द पैरामीटर इज शार्प रेशियो। शार्प रेशियो के बारे में आप बहुत सुनेंगे इंटरनेट पे, फाइनेंस वर्ल्ड में। शार्प रेशियो बताता है कि आप 1 रुपया रिस्क के बदले में कितना रुपए का रिवार्ड ले रहे हो, यानी 1% अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कितने परसेंट रिटर्न उस 1% पे जनरेट करो, या 1 रुपए पे जनरेट करो कितने रुपए की रिटर्न, वो आपका कैलकुलेशन होगा शार्प रेशियो। जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा, मतलब 1 रुपए पे जितना ज्यादा रिटर्न आएगा, कि 20% का, 10% का, है ना, जितना ज्यादा आएगा उतना बेहतर है। यानी दो फंड्स हैं, अगर किसी का 2% का है शार्प पे, किसी का 3% का, तो 3% वाला बेटर है कि 1 रुपए के बदले में 3 रुपए का रिटर्न ला के दिया 1 रुपए के रिस्क पे। पहले वाला 1 रुपए के रिस्क पे 2 रुपए का ला के दिया, तो 3 वाला बेटर है। ठीक है, तो शार्पे रेशियो के बारे में बात करें तो शार्पे रेशियो इज ए मैट्रिक दैट मेजर द रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू इट्स रिस्क। इट्स यूजफुल फॉर कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट, कंपेयर करने के लिए यूज की जाती है, एंड असेसिंग वेदर द रिटर्न्स जस्टिफाई द रिस्क, कि रिस्क को जस्टिफाई कर रहा है इन्वेस्टमेंट या नहीं, ये एसेस किया जाता है। शार्पे रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? शार्पे रेशियो का फॉर्मूला है रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो रिटर्न यानी जो आपकी रिटर्न है, मान लो 18% या 20% आपके म्यूचुअल फंड की रिटर्न आ रही है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ 20% आ रही है, तो रिटर्न तो वो है, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, यानी अगर आप रिस्क ना लो, एफडी है या सेफ बेट्स हैं, तो वहां पे आपको कितने रिटर्न आ रही है, या फिर अगर आप सेफली चलो, रिस्क ना उठाओ, तो मान लो 20% का रिटर्न म्यूचुअल फंड से था और एफडी वगैरह से मान लो 10% का रिटर्न आ रहा है, तो आपने एक्स्ट्रा जो इस फंड में निवेश करके लिया अबव द एफडी, वो 10% लिया रिटर्न। ठीक है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका एक डेटा होता है जो कि रिस्क के बारे में बताता है कि आपने रिस्क कितना लिया। स्टैंडर्ड डिविएशन मान लो आपका 2 है, तो आपका जो शार्पे रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 5। अगेन बेहतर है। अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ ज्यादा होता, मान लो 5 ही होता,
और आपका रिटर्न माइनस रिस्क करके 10 आ रहा है, ठीक है, 10 ही आ रहा है ना, तो 5 आया वहाँ पे नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन में मान लो, तो 5 10 2 आ गया शार्प पे। तो आई समझ में। तो अगर दो इन्वेस्टमेंट है जिसमें शार्प पे रेशियो 2 है, एक में 5 है, तो आप समझ पा रहे हो, एक में आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, एक में रिस्क कम ले रहे हो, तो रिस्क कम लेके रिटर्न ज़्यादा जहाँ पे आ रही है वो बेहतर है, तो यानी 5 वाला बेहतर होगा 2 वाले से। ओके, यानी हायर इज बेटर। ओके, हायर इज बेटर। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि और दूसरा कौन सा पैरामीटर है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहला आते हैं फंड मैनेजर की प्रोफाइल। आप सबसे पहले ये देखो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपका कौन है, और वो फंड मैनेजर कितना पुराना है फंड के साथ, कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के लिए पराग पारेख म्यूचुअल फंड है, उसमें जो राजीव टक्कर जी हैं उनको 11 ईयर का एक्सपीरियंस है सेम फंड में सेम स्कीम में। ठीक है, और वो वहाँ के CIO हैं, और उन्होंने खुद का भी पैसा इसी फंड में इसी स्कीम में लगा रखा है, ये फंड हाउस की पॉलिसी है। तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट मिलता है, आपको यहाँ कंसिस्टेंसी मिलती है, आपको समझ में आता है कि इसका विजन जो है ना फंड मैनेजर का अभी तक इंटैक्ट है। जो उसने स्कीम बनाते हुए विजन लिया होगा उसी विजन पे चल रहा होगा, या उसी का ही स्टोरी है बंदे का। स्टोरी टेलर वो था, अभी भी स्टोरी टेल वही करेगा। तो कोच है वो, है ना, कोच है वो इस गेम का। ठीक है, कंसिस्टेंट प्लेयर, काफ़ी अच्छी बैट रहेगी, ये आप ट्रस्ट कर पाओगे, परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे कि सेम बंदा था, उसने ओवर द पास्ट अगर अच्छा रिकॉर्ड दिया है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, तो आप वो भी देख पाओगे, और इसी फंड के साथ एसोसिएटेड है, यानी कितना पॉजिटिव है। ठीक है, कितनी पॉजिटिव बात है। लगातार फंड चेंज नहीं किए हैं, फंड हाउस चेंज नहीं किए हैं। नहीं तो ऐसा होता है, मान लो 3 साल पराग पारिक में राजीव टक्कर जी हैं, 2 बार, 2 साल बाद कोई और, 3 साल बाद कोई और आ गया, फिर 2 साल बाद कोई आ गया, फिर 1 साल बाद कोई आ गया, तो फंड्स का तो विजन ही चेंज होता जाएगा। हर कोई अपने स्टाइल से काम करेगा, है ना, हर किसी का डिसीजन मेकिंग अलग होता है, तो फंड वो हिसाब से नहीं चल पाएगा जैसे चलना चाहिए। अब शुरुआत से ही राजीव टक्कर जी हैं, तो फंड जो है काफ़ी कंसिस्टेंट और काफ़ी बढ़िया बैलेंस आप कह सकते हो कि अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि फंड मैनेजर वही है। ठीक है, क्रिएटर अभी भी वही है। ओके, ट्रू एसेंस जो है फंड की वो खराब नहीं होती है उससे। इसी तरह से इनकी टीम मेंबर में रौनक ओमकार जी भी हैं, वो भी 11 साल से हैं। ठीक है, राजकुमार जी हैं, वो 8 साल से हैं। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म जहाँ पे हैं फंड मैनेजर, वहाँ पे एक अच्छी रिटर्न आने के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो आप देखिए टॉप कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड, उसका टॉप फंड यही है, पराग पारिक। फिर आगे आ जाते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टाइल, कि फंड मैनेजर की इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। देखो हर किसी को अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल पता होनी चाहिए। ये नहीं आप कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आप कभी कहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इन्वेस्टिंग स्टाइल पता होना चाहिए कि आपका स्टाइल ऑफ गेम क्या है। जैसे पराग पारिक म्यूचुअल फंड में जो स्कीम्स चल रही हैं वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही हैं, या GARP को भी फॉलो करती हैं कुछ केसेस में, यानी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, वो बिल्कुल भी ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो नहीं करते कि हायर प्राइस देंगे, ग्रोथ आ रही है, इस तरह से नहीं करते। ठीक है, वहीं पे हीलियोस कैपिटल है, ठीक है, उनकी डिफरेंट है थोड़ी सी स्ट्रैटेजी। वहीं पे आप ओल्ड ब्रिज पे आ जाओ तो उनकी इससे डिफरेंट है, ओल्ड ब्रिज भी वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखो मोतीलाल ओसवाल जी हैं, उनका QGLP चलता है, रामदेव अग्रवाल जी का। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउस, डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी। कुछ फंड हाउस की स्कीम्स होती हैं जहाँ पे मोमेंटम को ट्रैक किया जाता है, कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, कुछ होती हैं जहाँ पे ग्रोथ मैटर करती है, कुछ होती है जहाँ पे वैल्यू मैटर करती है। तो इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, इन्वेस्टिंग अप्रोच क्या है, उससे भी फंड के रिटर्न प्रभावित होते हैं, फंड का पूरा पूरा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है फंड्स को लेने का, स्टॉक्स को बिल्ड करने का। तो इस हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर हमें ये भी देखना है कि इन्वेस्टर जो है हमारा जो फंड मैनेजर है
वो अपना पैसा लगा रहा है नहीं लगा रहा, तो पराग पारेख में तो लगाते हैं जी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर। तो फिर आता है हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर या चर्निंग। पोर्टफोलियो टर्नओवर से यहाँ मतलब है कि पोर्टफोलियो में चर्न कितना होता है। चर्न का मतलब हो गया कि फंड मैनेजर कितने टाइम पीरियड में जल्दी जल्दी, कितना जल्दी जल्दी फंड्स फंड स्कीम में से स्टॉक्स को सेल करता जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा सेल करता रहेगा जितने कम समय में, उतना पोर्टफोलियो का टर्नओवर बढ़ता जाएगा और माना जाएगा कि चर्निंग हो रही है, यहाँ पे हैविली चर्निंग हो रही है। तो देखा ये जाता है कि अगर पोर्टफोलियो में ज़्यादा चर्निंग हो रही है या ज़्यादा टर्नओवर आ रहा है पोर्टफोलियो का, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि फंड मैनेजर की जो फिलॉसफी है ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग या क्वालिटी इन्वेस्टिंग या ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वहाँ की उस वजह से रिटर्न नहीं आ रही। रिटर्न किससे आ रही है? चर्निंग की वजह से। तो ट्रू एसेंस यहाँ खत्म हो जाता है और क्वाइट रिस्की भी होता है ये। लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग पे भी असर पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, हाई चर्न हो जाता है, एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, रेशियोज, एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाते हैं। तो ये माना जाता है कि हाई टर्नओवर रेशियो बेहतर नहीं है। हालांकि इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये बेहतर क्यों नहीं है अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहे हो? बेहतर क्यों नहीं है अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चलो? अगर आपने ये सोच के किया हुआ है कि हम मोमेंटम स्टॉक्स में करेंगे, या आपने ये सोच के किया हुआ कि हमारा पोर्टफोलियो तो ऐसे ही चलेगा, मतलब हम इतने ही इसी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो ये जी हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तो टर्नओवर की जो टर्नओवर या चर्निंग जो है वो ज़्यादा सही नहीं होती है। फिर इसके बाद हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे कि कैसे 5,000 की एसआईपी करने से आपकी कैपिटल 2 करोड़ हो सकती है। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हम 2 करोड़ बनाएंगे या 1 करोड़ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न है, 12%, ठीक है, 12% है, 13% है, अलग अलग रिटर्न रेशियो लिए हैं और यहाँ पे हमने कॉर्पस बनाया है, कितना हो जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले समझो कि अगर आपने एसआईपी की 5,000 की और आपने एनुअल सेट स्टेप अप किया। स्टेप अप का मतलब हो गया एसआईपी आपने 5,000 की डाली, आपकी सैलरी आ रही है, हर साल आपका 10% इंक्रीमेंट कंपनी कर रही है, जो कि नॉर्मल है। 10 साल 10% का एनुअली, मान लो किसी का अच्छी कंपनी है तो उसने 10% का इंक्रीमेंट कर रही है, तो आपकी सैलरी मान लो आपकी जो भी है उसके अकॉर्डिंग मान लो 20,000 है, तो अगले साल आपकी सैलरी जो हो जाएगी 22,000 से हो जाएगी स्टार्ट। फिर आपकी इसी तरह से 10% फिर जुड़ जाएगा, फिर 10% जुड़ जाएगा, ऐसे एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट में भी एनुअली इंक्रीमेंट कर रहे हो 10% का, है ना। कुछ लोग सैलरी नहीं बढ़ती है इतनी तब भी इंक्रीमेंट करते हैं, तो वो भी कह सकते हैं हम यहाँ पे कि 5,000 है, फिर 5,500 कर दिया, फिर उससे भी बढ़ा दी 10%, फिर उससे भी बढ़ा दी, ऐसे एसआईपी बढ़ा रहे हो हर साल, हर महीने नहीं है, हर साल। पहले साल 5,000 रखी, फिर 5,500 रखी, एंड सो ऑन बढ़ाते चले गए 10% से। तो आप जो 20 ईयर्स में टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगी आपकी तरफ से, 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करने से 10% बढ़ाने तक, और टोटल जो कॉर्पस इकट्ठा होगा, आपका अपना पैसा जो लगा हुआ होगा वो 34,36,500 होगा। लेकिन अगर आप इस पैसे पे 12% रिटर्न जनरेट करते हो ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो आपके पास लगभग लगभग 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। 13% की अगर आपकी रिटर्न आ जाती है लॉन्ग रन में, जो कि नॉर्मल है, गोल्ड में आ जाती है इतनी, तो 1,10,89,410 आपको मिल जाएंगे। 1 करोड़ 10,89,410, 14% से करेंगे तो 1.2 CR, 15% करेंगे 1.39 CR, 1.56 CR, 1.76 CR, 2 CR, यानी 2 करोड़ रुपए आपका 5,000 की एसआईपी से बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पार्ट 2 ला रहे हैं इस सीरीज का, और उसमें हम बात करेंगे एसआईपी करना है या लमसम करना है, यानी आपको एक इकट्ठा पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में या एसआईपी करनी है। आपको हम बताएंगे कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं अलग अलग कैटेगरी में, जो मैंने अभी कैटेगरी समझाई थी वीडियो में। अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो देख सकते हैं।
फिर हम बताएंगे बेस्ट डेट क्या है एसआईपी करने की। आपको पता है डेट्स भी होती हैं कि किस महीने में किस तारीख को आप निवेश करोगे तो वहां पे आपका रिटर्न अच्छा आएगा। जब आप ओवरऑल 20 साल 30 साल निवेश कर लोगे तो उसके बाद जो रिटर्न आएगा एक्स्ट्रा बन के आएगा वहां पे। लॉन्ग रन में इम्पैक्ट पड़ता है इस पे। ठीक है। आपका एक फ्रेंड होगा जो डेट नहीं देखता, एक फ्रेंड आप का होगा जो डेट देख देख के करता है। तो जो फ्रेंड दे दे देख के करता है जिस मेथड से हम बताएंगे तो उसका रिटर्न ओवर आएगा, बढ़िया आएगा उससे, है ना। हाउ टू रीच 1 करोड़ विद जस्ट 10,000 पीएम, यानी 10,000 रुपये महीने से आप 1 करोड़ कैसे बना सकते हो। ठीक है। हाउ टू रिटायर इन योर 40s और अर्ली, 40 साल या उससे पहले आपको रिटायर कैसे हो सकते हो आप। रिटायर मतलब आपको काम करने की नीड नहीं रहेगी। 40 साल से पहले पहले आपके पास कैसे बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगा शेयर मार्केट से, उसकी बात हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ दी वीडियो में। तो स्टे ट्यून, आप लगे रहें, वीडियो देखें, प्यार दें अपना, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है बिग प्रॉफिट्स और ऐसे ही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। 2 डीप डाइव डाले हैं, तिलक नगर इंडस्ट्री फास्टेस्ट स्मॉल कैप है और ट्रेंडी प्लेयर है वाइन इंडस्ट्री में, मतलब एल्कोबेम में, और स्मार्ट थीम के ऊपर, स्मार्ट मीटर थीम के ऊपर जीनस पावर इंफ्रा, ये भी मल्टीपैगर स्टॉक है। इसके बारे में, दोनों स्टॉक्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो बनी हुई है उनके बारे में देख सकते हैं। अगेन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी लेकिन स्टडी के लिए आपके लिए यूजफुल है। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के पे वीडियो बनाए, कमेंट सेक्शन भर दो कि ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, बनाऊंगा जरूर। लेकिन कमेंट करो, शेयर करो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई बहन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो शेयर करो, उनको बोलो कि पढ़ाई करें। ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, आप सब मेरे भाई बहनों, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। चलिए, ओके, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।